दिल्ली में 600 करोड़ का कथित घोटाला दवाइयां खरीदने में कर दिया गया है। अभी राम मंदिर का डाका, मोहन यादव का जमीन घोटाला और पेपर लीक से जनता उबर भी नहीं पा रही थी कि सबसे शर्मनाक घोटाला दवाइयां खरीदने में सामने आ गया है। ऐसे ही घोटालों का नतीजा है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स आंख में कफ ड्रॉप डालकर बच्चों की आंखें फोड़ने से भी नहीं कतरा रहे हैं। जमीनी हकीकत में हमारा हेल्थ सिस्टम कितना लापरवाह है, ये सागर के इस इंसिडेंट में नजर आ जाता है। लेकिन टॉप लेवल पर देखा जाए तो वहां लूट मची हुई है, करोड़ों की, सैकड़ों करोड़ों की, हजारों करोड़ों की। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच एसीबी ने जिस लूट का खुलासा किया है, उसकी कहानी सुनने के बाद आप महसूस करेंगे कि आप कितनी मेहनत से पैसा कमाकर टैक्स भरते हैं और कुछ चंद लोग उस पैसे से महंगी गाड़ियां खरीद लेते हैं घोटाला करके और अपने अपने घर चमका लेते हैं। कैसे हुआ दिल्ली की हेल्थ सर्विसेज में इतना बड़ा घोटाला? किसकी हुई है गिरफ्तारी? डबल इंजन सरकार क्यों नहीं रोक पाई? क्या सरकारी लोग भी इसमें शामिल थे? जानेंगे सब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। एसीबी ने दिल्ली की जिस फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को गिरफ्तार किया है, वो डॉक्टर वत्सला डीजीएचएस के पद पर अगस्त 2025 से मई 2026 तक लगभग 9 महीने तक रही। दिल्ली की पूरी हेल्थ सिस्टम की बागडोर उस वक्त इनके ही हाथ में हुआ करती थी। मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट्स की खरीद में जो घोटाला हुआ है, उसकी जांच के चलते दिल्ली के एलजी तरनजीत सिंह संधू ने अपने आदेश पर 21 मई 2026 को उनको इनके पद से हटा दिया था और अवेटिंग पोस्टिंग पर डाल दिया गया था इनको। इसके बाद जून 2026 में इनको सस्पेंड भी कर दिया गया था। सस्पेंड होने के बाद इन्हें अब जाकर के गिरफ्तार किया गया है और आरोप है 650 करोड़ रुपए के हेल्थ प्रोक्योरमेंट स्कैम का। इस स्कैम में दिल्ली सरकार के अस्पतालों के लिए दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदने में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लग रहे हैं। डीजीएचएस यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की मेन बॉडी है, जो देश भर में मेडिकल और पब्लिक हेल्थ से जुड़े सारे बड़े फैसले लिया करती है और उन्हें लागू करवाती है। सरकारी अस्पतालों की देखरेख करना, मेडिकल एजुकेशन के नियम तय करना, देश में कोई महामारी या बीमारी फैलने पर उससे निपटारा करने की जो प्लानिंग है, वो सब कुछ, जरूरी दवाओं की क्वालिटी चेक करना, ये सब इसी के जिम्मे होता है। इसके अलावा नीट जैसे बड़े मेडिकल एग्जाम्स के बाद जो काउंसलिंग होती है, उसमें भी डीजीएचएस का बहुत बड़ा रोल होता है, वही पद जो डॉक्टर वत्सला के पास था। अब डॉक्टर वत्सला अग्रवाल इस घोटाले की जांच में कोई पहली गिरफ्तारी नहीं है। कुछ दिन पहले एसीबी ने एक और गिरफ्तारी की थी, डॉक्टर विनोद कुमार रंगा की। अब ये कौन है? डॉक्टर रंगा दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट के सीनियर डॉक्टर यानी कि ऑफिसर हुआ करते थे। नवंबर 2025 के आसपास इनको सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी यानी सीपीए के हेड ऑफ ऑफिस का अतिरिक्त प्रशासनिक जिम्मा दिया गया था। लगभग 6 से 8 महीनों तक ये भी इस पद पर रहे, ठीक उसी वक्त जब डॉक्टर वत्सला डीजीएचएस हुआ करती थी, डायरेक्टर जनरल हुआ करती थी। अब ये जो सीपीए है यानी सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी, वो डीजीएचएस के अंडर काम करने वाली स्पेशल विंग है। इसका काम दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरीज के लिए खरीदारी करवाना है, जो उनको चाहिए सामान, दवाइयाँ या जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, उनकी खरीदारी। दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ, पट्टियाँ, सिरिंज, बेडशीट से लेकर एक्सरे और वेंटिलेटर तक, करोड़ों रुपए की बड़ी बड़ी मेडिकल मशीन्स तक खरीदने का पूरा जिम्मा इसी सीपीए के पास होता है। ये एजेंसी बल्क में सामान खरीदने के लिए टेंडर जारी करती है, कंपनियों से रेट तय करती है और ये पक्का करती है कि अस्पतालों को उनकी जरूरत का सामान ठीक समय पर मिल जाए और वाजिब रेट पर मिले। अब घोटाला तब हुआ जब कथित तौर पर डॉक्टर रंगा ने पिछले 6 महीनों के दौरान अस्पतालों की तरफ से बिना किसी रियल डिमांड और जरूरत के सिर्फ कुछ खास वेंडर्स को फायदा पहुंचाने के लिए 650 करोड़ रुपए से ज्यादा की दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीद लिए। अब वो सिर्फ खास वेंडर्स कौन थे, ये मैं आगे बताऊंगा। अब जो खरीदा हुआ सामान था, जब अस्पतालों तक पहुंचा तो अस्पतालों ने इसे गैर जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट्स बता करके लेने से मना कर दिया कि हमें जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर रंगा अब बड़ी परेशानी में थे। अब उन पर आरोप लगे कि उन्होंने इंदिरा गांधी सुपर स्पेशलिटी और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी जैसे 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में स्पेशल स्टोरेज बनवाकर इस पूरे स्टॉक को जबरन वहां डंप करवा दिया। इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि पोर्टेबल एक्सरे मशीन, एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन, सी आर्म रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट, ओआरएस एंड बेडशीट्स की खरीद से जुड़े कई बेहद जरूरी सरकारी फाइलें इन्होंने अपनी पर्सनल कस्टडी में छिपा कर रखी हुई थी। इसके बाद इनको रिमांड पे लिया गया। अब डॉक्टर रंगा से पूछताछ हुई। अब जांच आगे बढ़ी, तब हुआ पूरा पर्दाफाश।
एसीबी ने इस केस की कड़ियों को जोड़ते हुए डीजीएचएस यानी पूर्व डीजीएचएस डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को भी 27 जून को गिरफ्तार कर लिया और 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। अब आप ये बताइए, क्या इतना बड़ा कांड किसी नेता की मिली भगत के बिना हो सकता है? क्या बिना ऊपर तक कमीशन भेजे ये मुमकिन है कि कोई 600 साढ़े 600 करोड़ रुपए का घोटाला कर ले? 2 लोग पकड़े गए हैं, ये अधिकारी थे, फंसते वही हैं, नेता निकल जाते हैं। अब जानिए पूरा मामला खुला कैसे। डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस को इन सब पर बहुत दिनों से शक था। वो लगातार इन पर नजरें बनाए हुए थे। जब उनके हाथ कुछ सबूत लगे तो उन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज कराई और आरोप लगाया कि नियमों को ताक पर रखा गया है और फिजूल का सामान खरीदा गया है। इसके बाद एसीबी ने जांच शुरू की। और सुनिए, जब भी सरकार को कोई सामान खरीदना होता है तो कायदा ये कहता है कि वो टेंडर निकाले ताकि अलग अलग कंपनीज अपने अपने दाम बताएं, प्राइस बताएं, रेट बताएं और जो डील सबसे अच्छी और सस्ती हो सरकार के हिसाब से उसे ठेका दे दें, सस्ते में माल खरीद लें। ऐसा ना हो कि नेताजी अपने भैया भतीजों को वो दे दें ठेका। इसलिए सरकारी खरीदारी में टेंडर निकालने की व्यवस्था की गई है। लेकिन नेताजी तो नेताजी हैं, इनसे कहां तक बच लोगे आप? टेंडर देने में क्या झोल नहीं हो सकता? कुछ भी हो सकता है इस देश में। इन तमाम मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाइयों के टेंडर में एक बड़ा हेरफेर किया गया था। टेंडर की शर्तें, जो कंडीशंस होती हैं, वो कथित तौर पर इस तरह जानबूझकर घुमा फिराकर बनाई गई कि बड़ी और असली कंपनीज रेस से अपने आप बाहर हो जाएं और ये सिर्फ उन्हीं चुनिंदा सप्लायर्स पर फिट बैठें जिनसे इन अधिकारियों की पहले से सेटिंग है। वो कौन सी फर्में हैं आगे बताऊंगा। दुनिया को दिखाने के लिए कागजों पर तो लगा कि टेंडर की पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई है और पूरा मामला पारदर्शिता से किया गया है, लेकिन असलियत में विनर कौन होगा, किसे टेंडर मिलेगा, ये टेंडर खुलने से पहले ही अधिकारियों के कमरों में तय हो चुका था। इसी चालाकी का इस्तेमाल करके पोर्टेबल एक्सरे मशीन से लेकर के अस्पताल की बेडशीट और ORS तक की खरीद में करोड़ों का चूना लगा दिया गया। सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात जो FIR से पता चलती है वो ये है कि जो साधारण सा ORS घोल कुछ रुपयों में आ जाता है, उसके दाम कागजों पर 500% तक बढ़ाकर दिखाए गए। एक्सरे मशीन्स के बिल 230%, बेडशीट्स के 200% और C-आर्म रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट के बिलों में 340% तक की बढ़ोतरी दिखाई गई। खरीदने वाले से लेकर देने वाले छोटे बड़े कितने लोग इसमें शामिल होंगे सोचिए। क्या ये सिर्फ 2 लोगों का खेल था? इस घोटाले में एक और अहम शख्स है, राजीव रंगीला। इन भाई साहब ने जांच एजेंसीज को गुमराह करने के लिए क्या किया? FMED डिवाइसेस, टेक्नोक्रेट्स, राजश्री, आशी सर्जिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स और एम साहेब एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी कई फर्जी कंपनीज खड़ी कर दी। कागजों पर ये सब कुछ अलग अलग दिखाई देती हैं, अलग अलग कंपनियां, लेकिन इनका रिमोट कंट्रोल अकेले राजीव रंगीला के हाथ में ही था। इसने जो असली सामान बनाने वाली कंपनीज थी जिनसे सामान लिया था, उनसे अपनी इन फर्जी कंपनियों को ऑफिशियली डिस्ट्रीब्यूटर भी घोषित करवा दिया था ताकि टेंडर मिलने में कोई कानूनी दिक्कत ना आए इनकी कंपनी को जो उन्होंने फर्जी खोली हैं। अब पता चला वो फर्म कौन सी थी, यही थी। यानी कथित तौर पर हुआ क्या? हुआ ये कि कुछ फर्जी कंपनीज बनाई, फिर उनको एलिजिबल बनवाया जो सप्लायर्स थे बड़े बड़े उनसे, और फिर अपनी उन्हीं कंपनी से, अपनी फर्जी कंपनी से माल खरीदा ज्यादा दामों में और हमारे और आपके पैसे से खरीदा। ये पूरा नेक्सस एक फिक्स मैच की तरह काम कर रहा था। ऊपर बैठे DGHS के बड़े अफसर टेंडर की शर्तें ऐसी बनाते थे कि रंगीला की फर्जी कंपनीज उसमें फिट बैठ जाती थी। ये वही फर्म्स थी जिनकी मैं पहले बात कर रहा था। जैसे ही टेंडर निकलता था, नीचे से रंगीला अपनी कंपनियों के जरिए उसे भर देता और 60 गांठ की वजह से ठेका सीधे उसकी झोली में आ गिरता। क्या ये बिना नेताओं की देखभाल में हो रहा था? इस पूरी सेटिंग के बीच अफसरों और दलालों की जेबें भर रही थीं और जनता के टैक्स से भरा सरकारी खजाना लूटा जा रहा था। लेकिन ये धांधली यही नहीं रुकती। GEM यानी गवर्नमेंट मार्केट प्लेस सरकारी विभागों का एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है जिसे 2016 में इसलिए शुरू किया गया था ताकि केंद्र और राज्य सरकार के सभी मंत्रालय, जो मिनिस्ट्रीज हैं, विभाग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं और सरकारी अस्पताल जो हैं, वो अपनी ज़रूरत का सामान ऑनलाइन खरीद सकें, कोई घोटाला ना हो पाए। इस पोर्टल पर देश का कोई भी छोटा बड़ा व्यापारी या मैन्युफैक्चरर खुद को रजिस्टर करके सरकार को अपना सामान सीधे बेच सकता है। लेकिन राजीव रंगीला और अधिकारियों ने मिलकर के GEM को बाईपास कर दिया। टेंडर की बिड्स जिस दिन खुली उस दिन बिना किसी प्रोसेस के, बिना किसी रिकॉर्ड के वर्क ऑर्डर जारी कर दिए। ठेका दे दिया जाता है, पेमेंट कंपनीज के खाते में पहुंच जाता है। उसके बाद भी प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर आप जाके देखते तो उस टेंडर का स्टेटस जो दिखाई दे रहा था वो एक्टिव दिखाई दे रहा था, अंडर प्रोसेस दिखाई दे रहा था, जबकि पेमेंट तक हो चुका था। ये इसलिए किया गया ताकि किसी को भनक ना लगे कि ठेका असल में किसे मिला है, किन की फर्म्स को मिला है और कितने में मिला है। अब एक्शन देखिए इस पर क्या क्या लिया गया है। दिल्ली सरकार ने इंटरनेशनल इंक्वायरी के बाद जो 5 फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं और जो 2 CPA ऑफिशियल्स हैं उनको सस्पेंड
कंप्लेंट किया है। एसीबी ने इस पूरे मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और बीएनएस की धारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत केस दर्ज किया है। प्रोक्योरमेंट रिकॉर्ड्स, टेंडर फाइल्स और तमाम डॉक्यूमेंट्स को खंगाला जा रहा है। अभी और भी सरकारी अफसर, मैन्युफैक्चरर्स और प्राइवेट सप्लायर्स इस पूरे नेटवर्क में शामिल हो सकते हैं, जिसकी जांच पड़ताल अभी भी जारी है। ये सब कोई शामिल हो सकता है, बस नेताजी इसमें शामिल नहीं हो सकते। अब इसके लिए जो मंत्रालय जिम्मेदार है उस पर कोई आंच नहीं आ सकती, उनका कोई नाम नहीं लेगा। इतना बड़ा स्कैम क्या अकेले 2 लोग या 3 लोग मिलकर कर सकते हैं? आप कमेंट करके बताइए। पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।